आज हैदराबाद के तमाम सहाफ़ी दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लेकर आए हैं। आज मेरी हैदराबाद में भी मुख्तलिफ़ वफूद से मुलाकात हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात हुई है और जो ट्रैफ़िक और हैवी ट्रैफ़िक के इश्यूज़ हैं उस पर ट्रांसपोर्ट के महकमे से भी तफसीली बातचीत हुई है। जो भी इस वक्त सूरत हाल मौजूद है उसमें हुकूमत सिंध ने ये मुहिम शुरू की हुई है कि तमाम गाड़ियों की फ़िटनेस जो है उस पर और ट्रैफ़िक कवानीन की पासदारी जो है उस पर एग्रेसिवली काम हो रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों की गाड़ियां चालान हो रही हैं और जो सिंध पुलिस खुसूसी तौर पर इस वक्त जो कैंपेन कर रही है जिसमें वो गाड़ियां जिनमें जाली नंबर प्लेट्स हों या वो अफराद जो ट्रैफ़िक कवानीन की पासदारी नहीं कर रहे उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन किए जा रहे हैं। हमने जितनी भी दूसरे सूबों से गाड़ियां आ रही हैं उनको भी सख्ती से पाबंद किया है कि वो गाड़ियां यहाँ पे इसी सूबे में उनको अपनी फ़िटनेस जो है वो करवानी है। तो ट्रैफ़िक कवानीन पे हुकूमत सिंध का बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है। दूसरा, 2 दिन पहले वर्ल्ड बैंक का एक हाई लेवल एक बोर्ड वो पाकिस्तान के दौरे पे आया हुआ था। वज़ीर आला सिंध की सदारत में हम लोग इस्लामाबाद गए और उन्होंने वर्ल्ड बैंक के उस वक्त से मुलाकात की। फिर वो 2 दिन पहले कराची में तशरीफ़ लेके आए। पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में वर्ल्ड बैंक का वो डेलीगेशन गया है और जब उन्होंने कराची में वो ब्रीफिंग थी उसमें वज़ीर आला साहब जो कि किसी ऑफिशियल मसरूफियात पे बाहर गए हुए थे तो पूरी कैबिनेट ने उनको वहाँ पे उनको होस्ट किया। तो उन्होंने जब सिंध की पूरी ब्रीफिंग देखी तो वर्ल्ड बैंक ने इस चीज़ को सराहा कि जो सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट है SPHF वो उनका अब खुद कहना था कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको हम पूरी दुनिया में जहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे वर्ल्ड बैंक की भी वाहवाही हो रही है और ख़ुसूसी तौर पर सिंध हुकूमत की भी वाहवाही हो रही है, क्योंकि दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो बनने जा रहा है। 21 लाख बेघर लोगों को मुफ्त में घर भी दिया जा रहा है। उस घर की ख़वातीन को उस जो कि सरकारी ज़मीनों पे थे उनको उसकी ओनरशिप दी जा रही है, टाइटल दिया जा रहा है और अभी तक 7.5 लाख घर बन चुके हैं। इससे पहले नेपाल में एक ज़िलज़िला आया था जिसके बाद 8 लाख घर नेपाल में बने थे और हम बनाने जा रहे हैं 21 लाख घर। तो मैं ये बताता चलूँ कि ये क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है, ये क्रेडिट सिंध हुकूमत को जाता है और ये क्रेडिट चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को जाता है और ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को जाता है और चीफ मिनिस्टर सिंध को जाता है, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने खुसूसी तौर पर जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को उन्होंने सुपरवाइज़ किया है कि इस वक्त तक 7.5 लाख घर तैयार हो चुके हैं और हर महीने 50,000 घर बनने जा रहे हैं। उस हिसाब से 2 महीने के बाद अगर मैं अप्रैल की बात करूं, एंड ऑफ अप्रैल पाकिस्तान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगा कि क्लैमिटी के बाद, कैटास्ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान को ये टाइटल मिलेगा कि ये वाहिद मुल्क होगा जिसने दुनिया की तारीख में किसी मुतासरीन को इतनी बड़ी तादाद में घर बना के दिए। अप्रैल में इंशाअल्लाह ताला एंड ऑफ अप्रैल हम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे और फिर जो हमें 21 लाख घर कंप्लीट करने हैं, ये दुनिया की तारीख में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। हुकूमतें सिर्फ इसलिए नहीं मिलती कि हुक्मरान जो है वो सिर्फ जो है प्रोटोकॉल को एंजॉय करें और हुक्मरान जो है वो झंडे लगा के गाड़ियों में घूमते रहें।
हुकूमतें इसलिए दी जाती हैं कि अगर कोई गरीब अवाम है और गरीब अवाम उस मुल्क की किसी मुसीबत में है तो उस मुसीबत ज़दा लोगों को किस तरह रेस्क्यू करें, किस तरीके से उनको आप उनकी मदद करें। ये जितने मेरे आज हैदराबाद के सहाफ़ियाँ मौजूद हैं, मुझे वो सारे चेहरे याद हैं जब 2022 का बदतरीन एक पूरा सूबा डूबा हुआ था। आप सब लोगों ने वो चीज़ें कवर की हैं कि सिर्फ हर जगह पानी और पानी था। तो जो वर्ल्ड बैंक के वो इंचार्ज थे, उन्होंने वहाँ पे उस परसों वाली मीटिंग में फिर मुझे सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जब हमने उनको पूरी SPHF की ब्रीफिंग दी तो उन्होंने कहा कि आपने ये तो बताएं, ये तो आप अभी की चीज़ बता रहे हैं, लेकिन जब ये सैलाब और बरसात ये चीज़ आई थी उस वक्त आप लोगों ने क्या किया था, उस वक्त आपकी सिचुएशन क्या थी। तो फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया। मैंने कहा जी जब ये सूरत हाल आई थी तो हर तरफ पानी और पानी था, लोग बहुत मायूस थे, लेकिन हम भी मायूस थे। कि हमने कहा अब क्या होगा जब करोड़ों की तादाद में लोग डूबे हुए हैं, तो इनकी हम मदद किस तरह कर सकेंगे। लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, इन्होंने जिस तरीके से स्ट्रांग डिसीजन लिए और फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने जिस तरीके से इस पूरी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि हम सबकी मदद करेंगे। और ये पाकिस्तान के दुनिया की तारीख में पहली मरतबा था कि हमने कहा कि जी हम उनको जितने भी मुतासरीन हैं उनकी लकड़ियाँ जो हैं वो गीली थी, उनके पास खाना बनाने के लिए लकड़ी तक नहीं थी। अगर हम पहले राशन बैग देते तो राशन में बनाते कैसे। हमने फर्स्ट टाइम कुक्ड फूड फराम किया। मुझे याद है इसकी शुरुआत हमने इस हल्के से की। ये अगर आपके दोस्त मेरे गवाह होंगे तो यहाँ से हमने अपनी एम्बुलेंस सर्विसेज में देगे। हमने कहा गवर्नमेंट की जब मदद आएगी हमने खुद सबने अपनी मदद आपसे शुरू किया। देगे बना के हमने जो है लोगों के गाँवों तक घरों तक बैठ के भेजी है हमने। तो ये था जज्बा खिदमत का। तो हमने वर्ल्ड बैंक के उस वक्त को बताया कि जी हमने पहले ये किया, फिर बहुत सारे इशूज़ थे। हमने टेंट्स लिए, टेंट सिटीज़ बनाए, सरकारी इमारतों में हमने लोगों को ठहराया, फिर वहाँ पे उनको मॉस्किटो नेट्स, मेडिकल टीमें, हेल्थ डिपार्टमेंट सब ने इतना प्रोएक्टिवली काम किया कि मतलब अगर किसी NGO के हवाले किया जाता तो इतना मैन पावर किसी के पास नहीं आ सकता। लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने, पीपुल्स पार्टी के वर्कर्स ने, पीपुल्स पार्टी के MPs ने, पीपुल्स पार्टी के MNAs ने जिस तरीके से वो काम किया, ये दुनिया की तारीख का बड़ा काम है। हमारी मेमोरी बहुत छोटी होती है, हम तनकीद करने के लिए पहले आ जाते हैं, हम मेमोरी को बिल्कुल याद नहीं करते। हालांकि वही सैलाब, वही बरसातें पंजाब में भी हुई, वही खैबर पख्तूनख्वा में भी हुई, वह बलूचिस्तान में भी हुई। लेकिन चूंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में थी तो सिंध गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया और इसको दुनिया की तारीख का अजीम तरीन मंसूबा बनाया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, हम आपको सारे घर दिखाने जा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे वो घर के जो लोग, हमने उस पर बिफोर और आफ्टर डाला हुआ है कि जो लोग उस वक्त जब जिनके घर खत्म हो चुके थे, मुसमार हो चुके थे, डूब चुके थे, उनके आज उसी जगहों पे उनके अपने पक्के मकानात हैं जो क्लाइमेट रेजिलियंस के हिसाब से बनाए गए हैं कि खुदा न खास्ता इन फ्यूचर अगर कोई आफत आती है तो फिर दोबारा इनको सरकार की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उसी घर में अपना गंदुम भी रख सकते हैं, ये उसी घर में अपनी लकड़ी भी रख सकते हैं, ये उसी घर में अपने बैठ के खाने खा सकते हैं। तो ये और इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनली 3-4 फर्म्स ने इसको अवार्ड भी दिए हैं। ये अवार्ड समझे पाकिस्तान को मिला है। भले हुकूमत सिंध की मेहनत हो, पीपुल्स पार्टी की मेहनत हो, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। तो ये टाइटल पाकिस्तान को मिला है, ये पाकिस्तान के लोगों को मिला है। इसी तरीके से हमने फिर उनको जितने भी प्रोजेक्ट से, यहाँ पे सड़कें मुसमार हो चुकी थी, यहाँ पे पूरा नेटवर्क खत्म हो चुका था, और फिर दोबारा जिस तरह पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने खड़े होकर उस पूरे प्रोजेक्ट को किया, तो मैं समझता हूँ कि ये इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान का हर पाकिस्तानी, खैबर से लेकर कारूंझर तक, हर आदमी बायस फख्र महसूस करे कि हमारे मुल्क को सिंध हुकूमत के इस अजीम कारनामे की वजह से इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल रही है। और वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि ये प्रोजेक्ट ऐसा है जिसको हमने, उन्होंने कहा कि नेपाल में कोई कॉन्फ्रेंस होती है या उसमें उन्होंने कहा कि हमें इस प्रोजेक्ट पर हर कोई पूछता है ये प्रोजेक्ट कैसा हुआ, और उसकी बड़ी डिटेल है। मैं फिर बैठ के कभी कराची में बैठ के आपको उसकी पूरी ब्रीफिंग दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो मेरे हैदराबाद के लोग हैं, ये इस मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठे हैं, आप अगर यहाँ से अभी भी मेरे साथ चलें तो मैं आपको हर गांव में दिखाऊंगा जहाँ पे जिस तरह घर बने। कहीं पे 100 घर बने, कहीं पे 200 घर बने, कहीं पे 300 घर बने। और वो आप सोचेंगे 21 लाख घर या 21 लाख अफराद नहीं है,
एक घर में जितने लोग लेते हैं तो ये करोड़ों अफराद को, कोई एवरेज 1,20,00,000 लोग जो हैं इन घरों में रह रहे हैं। और उसमें फिर क्या हुआ, इन घरों इसी से जो जिस तरह हमने सर्वेज किए, इसके इसी प्रोजेक्ट की ऑडिट के लिए जिस तरीके से इंटरनेशनल फर्म्स और नेशनल फर्म्स ने बैठ के उसको एक एक चीज़ को ट्रांसपेरेंट किया, और उसमें कोई ठेकेदारी सिस्टम भी नहीं है कि जी इसमें जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होंगे। वो पैसे उस हाउस होल्ड को मिले हैं, उससे हमें मैन पावर पैदा हुआ है, हुनरमंद अफराद पैदा हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को ट्रेनिंग्स दी गई कि अपना घर किस तरह बनाना है। फिर जिस तरह उन्होंने घरों की जिस तरह उन्होंने मुख्तलिफ कलर्स में उसकी को डेकोरेट किया है, जिस तरह मुख्तलिफ कलरफुल किस्म घर बनाए, आपको नया आर्ट मिला है। हमें डेटा मिला है कि इसमें कितने स्पेशल अफराद हैं जो इन घरों में रहते हैं। एग्जैक्टली डेटा है हमारे पास कि कितने जो हैं वो जो खुसूसी अफराद हैं वो इसमें रहे, कितनी खवातीन को फ़ायदा मिला है, कितनी खवातीन को जो है वो रोज़गार मिला है। फिर उसके बाद कि वो ज़मीन का, जो सरकार की ज़मीन थी, उस ज़मीन का टाइटल उनको मिला है। जिनके पास कोई एक पैसे की प्रॉपर्टी नहीं थी, अब वो अपनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। ज़मीन उनकी, मकान उनका, और वो हुकूमत सिंध ने जिस तरीके से उनको बना के दिया है। तीसरी बात, फिर हमने वर्ल्ड बैंक को जो हम प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड बैंक के साथ करें हमने बताया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ साबित हो गई कि वाहिद पूरे पाकिस्तान में वाहिद सूबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध सूबा है जिसने परफॉर्म किया और इंटरनेशनली अपने आप को उस चीज़ में मनवाया है। चौथी बात अभी जो इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने हर मुमकिन कोशिश की कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। 9 मई को जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया, हालांकि सिर्फ इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी, ये सबके लिए आई ओपनर चीज़ है। 9 मई को जो पूरे पाकिस्तान में हुआ, मैं हैदराबाद में बैठा हूँ, हैदराबाद में मेरे दोस्तों ने गवाही दी होगी कि हैदराबाद में हैदर चौक पे भी चीज़ों को, अमलाक को आग लगाई गई। कराची में शारा फैसल पे जिस तरीके से अवाम की बस सर्विसेज को आग लगाई गई, पुलिस की मोबाइलों को नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह नुकसान पहुंचाया गया, रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई गई, लाहौर में कोर कमांडर हाउस कायदा मोहम्मद अली जिन्ना का घर जो है उसको आग लगाई गई। ये सारी दहशत गर्दी के पीछे जो ब्रेन चाइल्ड था वो इमरान खान का था, सारी दहशत गर्दी के पीछे। और फिर आपने देखा कि जब उसको जिस दिन 14 साल की सजा होती है, क्योंकि वो जेल में था, फितना जेल में था, जेल से बैठकर वो डायरेक्शन नहीं दे पा रहा था, तो जिस दिन इमरान खान को 14 साल की सजा होती है, पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा समेत एक शख्स सड़क पे नहीं आता एहतजाज करने के लिए। एक ऐसा कोई शख्स नहीं था जो रोड पे आके कहे कि जी बहुत बड़ा जुल्म हो गया। तो आपने देखा कि जब शरपसंदी की जाती है तो किस तरह की जाती है। फिर उसके बाद जिस तरीके से डिजिटल दहशतगर्दी की गई, हमारे इदारों के खिलाफ हज़ार-ए-साई की गई, हमारे इदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए, और इमरान खान की मौजूदगी में भी जो भी मुखालफत में उसके खिलाफ बयान देता था, दूसरे दिन नैब का नोटिस आ जाता था, दूसरे दिन नैब उसको उठाती थी। पीपुल्स पार्टी के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, इमरान खान की ख्वाहिश पे गिरफ्तार किया गया, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार किया गया, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहब को गिरफ्तार किया गया, खुर्शीद शाह साहब को गिरफ्तार किया गया, आगा सिराज दुरानी साहब को गिरफ्तार किया गया, हम समेत काफ़ी लोगों पे मुकदमे बनाए गए। और ये सारी चीज़ें इमरान खान के इमा पे हुई कि जो बोलता था दूसरे दिन वो जेल में जाता था। PMLN की लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया। तो वो उस शख्स का डिक्टेटोरियल माइंडसेट, उस शख्स का कि वो अपने ऊपर तनकीद ना बर्दाश्त करने वाला माइंडसेट, और जिस तरीके से उसने बैठकर उसके दौर में जुडिशरी को इस्तेमाल किया, साकिब निसार जैसे लोग जिन्होंने उसको प्रोमोट किए, जिन्होंने कानून की, आइन की धज्जियां उड़ाई, साकिब निसार ने, जो कि इमरान खान का मैं समझता हूं कि एक यूनिट इंचार्ज के तौर पे काम कर रहा था, इमरान खान का एक आलाकार होकर काम कर रहा था, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चुन चुन के इमरान खान के मुखालफों को या तो डिस्क्वालीफाई कर रहा था, या उनको जेलों में भेज रहा था, या उसको जिस तरह मीडिया के ऊपर वो काबिज था, वो शख्स उसकी मर्जी होती थी कि मेरी हर खबर जो है वो चले, मैं जो बयान दूं वो चले, और मैं मलाइन करूं लोगों को, इमरान खान के मुखालफों को मैं मलाइन करूं, उनकी हज़ारासाई हो, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन हो, उनका मीडिया ट्रायल हो। उसका अलाकार साकिब निसार जैसा बदबख्त शख्स बना, जिसने अदालतों को और कानून को की धज्जियां उड़ाई,
जुडिशियल एक्टिविज्म की बुनियाद इफ्तिखार चौधरी के बाद इस शख्स ने डाली और उसको चलाता रहा। और फिर उसने जिस तरीके से डैम फंड के नाम पर एक अवाम को धोखा दिया, डैम फंड के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया साकिब निसार ने, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती कि एक पीटीआई के एमपी ने किसी को सड़क पे उतर के अपनी लैंड क्रूजर से मारना शुरू कर दिया तो साकिब निसार साहब ने कहा कि भाई आओ बुलाओ इसको, सुमोटो नोटिस, 5 लाख रुपए डैम फंड में तो तुम्हें माफ कर दिया। दुनिया के कोई एक मुल्क, कोई एक कानून, कोई एक मुझे किताब बता दें जिसमें कहे कि जी किसी को जूते मारो और उसको पैसे दे दो डैम फंड में और आपको माफ किया जा सकता है। पूरी दुनिया में मुझे कोई एक मिसाल बताए, नहीं हुई। ये सारी बदतरीन मिसालें हैं। आज जो पीटीआई के लिए बात करते हैं हमारे मीडिया के दोस्त भी और बाकी दोस्त भी, क्या ये सबकी मेमोरी खत्म हो चुकी है? क्या किसी को याद नहीं है कि किस हद तक ये शख्स फिरौन के तौर पर काम कर रहा था, इस मुल्क में फिरौन के तौर पर हुक्मरानी कर रहा था? और जो जमहूरियत, आइन और वोट की पासदारी की बात कर रहा है, 2018 के इंतखाबात किसके नजरों से नहीं गुजरे? किस तरीके से उस इंतखाबात को उसने अपनी मर्जी के लिए लिया और जिस तरीके से उसने जबरदस्ती हुक्मरानी करने का उसको शौक था, धांधली के जरिए आके वो हुक्मरान करके बैठा। फिर इस शख्स ने इदारों के खिलाफ इदारासाई की। उसके बाद इसी पीटीआई ने इंटरनेशनली तौर पे पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई, पूरी कौम को बेवकूफ बनाया, पूरी कौम को कि जी मुझे उतारा जा रहा है एक साइफर की वजह से। साइफर भाई कहां से आया? साइफर जी अमेरिका ने हमारे खिलाफ खत लिखा और उन्होंने मुझे हटाया। ओ भाई तूने ऐसा क्या काम किया कि तुझे अमेरिका ने हटाया? तुमने सिर्फ 2-4 जो लंगर खाने खोलने के अलावा तुमने कोई एक काम बता दो कि तुमने काम किया हो पाकिस्तान के लिए, कोई एक स्कीम बता दो, कोई एक प्रोजेक्ट बता दो। तुम्हारा बीआरटी केपीके चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट है कि 7 अरब रुपए की तुम लोगों ने किकबैक्स लिए। तुम्हारा मलम जबा स्कैंडल, फिर उस पर जिस तरह तुम्हें मोहतरम आसिफ सईद खोसला साहब, सॉरी माजरत उमर ता बंदियाल साहब ने जिस तरह आपको स्टे ऑर्डर दिए, उस पर स्टे ऑर्डर मिले आपको कि केपीके के चीफ जस्टिस सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा कि जी इसको नैब और एफआईए प्रोब करें। आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके स्टे ऑर्डर ले लिए। भाई अगर आपके हाथ साफ थे, आज भी लोग बोलते हैं इमरान खान यार जैसा भी ईमानदार था, इमरान खान जैसा भी था कि यार वो ऑनेस्ट था। भाई अगर इमरान खान ऑनेस्ट था, अगर इमरान खान ईमानदार था, तो क्यों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑर्डर के बावजूद ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट में कि हमें स्टे दिया जाए? बोलते ठीक है भाई मेरे हाथ पांव साफ है, मेरी तलाशी लेनी है लो। अगर मेरे बंदों ने या मेरे चीफ मिनिस्टर ने या मेरी वजारत ने या मेरी हुकूमत ने वहां पे करप्शन की है तो उनको चेक करो। आप कैसे सुप्रीम कोर्ट में जाके कह सकते हो कि मेरे खिलाफ किसी किस्म का आप तलाशी नहीं ले सकते? स्टे ऑर्डर लेने का मकसद क्या था? और स्टे ऑर्डर मिलने में वहां पे फेडरल गवर्नमेंट इनकी थी, वहां के प्रोसिक्यूटर भी इनकी मदद कर रहे थे, केपीके के प्रोसिक्यूटर भी मदद कर रहे थे। स्टे ऑर्डर के मुझे कोई पाकिस्तान में कोई एक शख्स बता दे, कोई एक मुझे कोई मीडिया का मालिक बता दे, कोई सहाफी बता दे, उसका कोई हमदर्द बता दे कि जी किसी और हुकूमत ने, किसी और पार्टी ने किया हो, किसी इदारे को बुलाओ कि यार हमारी तलाशी नहीं ले सकते आप। और फिर उमर अता बंदियाल साहब ने एक नहीं, दो नहीं, 3 दफा जो है वो स्टे ऑर्डर दिया कि भाई केपीके, बीआरटी और मलम जबा पे नैब और एफआई को रोक दिया कि आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। भाई आप किस तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते? क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते? कौन से कानून के तहत आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते? ये बताना होगा किसी को। ये छोटे क्राइम नहीं है। आज जुडिशियल कमीशन उन चीजों को प्रोब करे कि भाई किस कानून के तहत ये ऑर्डर थे। और फिर इमरान खान जो कि कहते जी ये बाकी सब चोर से ये ईमानदार था। अगर बाकी सब चोर से ये ईमानदार था तो उस ईमानदार शख्स ने ये काम क्यों किया? फिर इसी तरीके से फॉरेन फंडिंग केस में भी यही हुआ कि 6 साल तक आपने स्टे लिए कि जी फॉरेन फंडिंग केस में तलाशियां हमारी नहीं हो सकती। आपने 15 अकाउंट अपने छुपा दिए, बाकी जो अकाउंट शो करने वाले थे वो शो कर दिए, जो छुपाने थे छुपा दिए। और जब वो खुले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इमरान खान साहब कहते हैं बहुत अच्छा आदमी जिसको मैंने रखा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब वो अकाउंट्स की बात करता है, बोला जो अकाउंट इमरान खान ने छुपाए उसमें भारत से पैसे आए, उसमें इसराइल से पैसे आए
और उन अकाउंट के नंबर्स, और फिर पाकिस्तान के एक बेबक सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद, उनका प्रोग्राम देख लें यूट्यूब पे जाके सारे, जिसमें वो कहते हैं कि हाँ इंदर दोसान और फलाना इन लोगों ने इमरान खान को पैसे दिए। तो मुझे बताएं कि एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को इस्राइल और भारत